चलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे ना, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके थे, है ना। किसकी वजह से निकाला था? किसी पॉइंट चार्ज पार्टिकल की वजह से निकाला था, राइट। अब मान लो उसकी जगह कोई एक हम लोग बॉडी कंसीडर कर लें। बॉडी किसी भी तरीके का हो सकता है ना। और उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी वजह से हमें निकालना है, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। तो क्या बोला भाई कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? बॉडी पे है। अच्छा, तो उस बॉडी को पहले हम डिफाइन करते हैं। याद होगा तुम लोगों को क्लास 11th में तुम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला होगा, है ना, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा। तो उसके लिए इस तरीके का काम किए थे, ठीक है। वहां पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंसीडर करते थे, बताओ कितने तरीके के बॉडी के लिए कंसीडर करते थे? ब्रॉडली 3 टाइप्स में, राइट। पहला, जहां पे मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ होता था, है ना। मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ होता था, लाइक दिस, है ना। एक यूनिफॉर्म बॉडी और उसके लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी वन एंड से या सेंटर के अबाउट या किसी दूसरे एक्सिस से निकालना हो तो वो निकालते थे हम लोग, राइट। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज भी 3 तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। कितने तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है? 3 तरीके का, लाइक मास, ठीक है। वो कौन कौन सा होगा देखो। एक मिनट, क्या हो गया मेरे पेन को? हाँ, अब ठीक है। देखो, पहला डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है चार्ज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लेंथ। किसके अलोंग भाई? लेंथ के अलोंग, अलोंग लेंथ, ठीक है। जैसे मान लो कोई एक हम लोग यूनिफॉर्म रॉड कंसीडर कर लें। क्या है ये? यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। अब इस यूनिफॉर्म रॉड में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अलोंग लेंथ। लेंथ मीन्स ऐसे, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टोटल चार्ज इस पे सपोज करो Q है एंड इट्स लेंथ इज गिवन एज L, ठीक है। तो एक बात बताओ, लाइक मास, इसका भी हम लोग चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं ना। वहां पे हम लोग मास डेंसिटी निकालते थे, यहाँ पे क्या होगा? चार्ज डेंसिटी। तो ये पहला केस है हमारा, ठीक है, जब चार्ज अलोंग लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी होगा वो बताओ क्या आएगा भाई? चार्ज डेंसिटी कितना होगा? इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं क्या? चलो लैम्डा से डिनोट कर देते हैं इसको। चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स क्या हो जाएगा? Q/L होगा, ठीक। सेकेंड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग पॉसिबल है? एरिया के अलोंग। लाइक सपोज करो कोई हम लोग सर्कुलर प्लेट कंसीडर कर लें, है ना। कुछ ऐसा सर्कुलर प्लेट कंसीडर कर लें, ठीक है। इस पे, इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है ना। या हम लोग कोई थिन शेल कंसीडर कर लें, थिन शेल कंसीडर कर लें। तो थिन शेल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा क्या, है ना। या हम लोग हॉलो सिलेंडर कंसीडर कर लें, तो हॉलो सिलेंडर में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली उसके सरफेस पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे बताओ? ऐसे केसेस में जहां पे चार्ज एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सरफेस। तो बताओ यहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगा? यहां चार्ज डेंसिटी को हम लोग जनरली सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये आता है Q, जो टोटल चार्ज है, अपॉन उसका सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये 3 तरीके का यहाँ पे, सॉरी ये सेकंड हम लोग देख लिए। चलो हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में कहाँ पे पॉसिबिलिटी है? तुम लोग तो को वैसे भी क्लिक कर रहा होगा, है ना। तीसरा वैसे भी तुम लोग को क्लिक कर रहा होगा कि भाई थर्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे पॉसिबल है। थर्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली पॉसिबल है वॉल्यूम पे। जैसे हम लोग कोई सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लें, सॉलिड सिलेंडर कंसीडर कर लें, है ना। तो थर्ड केस देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम।
तो वहां पे देखो हम लोग चार्ज डेंसिटी क्या कंसीडर करेंगे बताओ, वहां चार्ज डेंसिटी हो जाएगा रो, उसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं ना, मास को भी तो ऐसे ही करते थे। तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बताओ कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों को हम लोग एक एक केस कंसीडर करके और सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो कैसे लेते हैं हम लोग, ये देखो फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं, ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड और चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, या ऐसे बोल दो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, राइट। इसको हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड, मतलब एक रॉड है और चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। अब देखो जैसे सपोज करो ये एक रॉड लिया, ठीक है, और टोटल चार्ज इसमें कितना दे रखा है, कैपिटल क्यू, कितना दे रखा है भाई, कैपिटल क्यू दे रखा है, ठीक है। और ये एक पॉइंट पी है जहां पे हम ये जानना चाहते हैं, अच्छा इसका लेंथ ले लो, लेंथ सपोज करो एल है, ठीक, और ये उस इस एंड से आर सेपरेशन पे है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि बताओ तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो एक बात बताओ, चार्ज अभी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, लेंथ पे है ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या लिखेंगे बताओ बताओ, चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स क्या होगा, क्यू बाई एल होगा, क्यू बाई एल होगा, राइट। अब देखो सपोज करो इस एंड से हम लोग जाएं किसी x डिस्टेंस पे और dx का, एकदम dx का छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लें, dx का छोटा सा चार्ज कंसीडर कर लें, और इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, dq होगा, dq सपोज कर लिया चार्ज। तो एक बात बता सकते हो क्या कि ये dq चार्ज का वैल्यू कितना होगा, dq होगा लैम्डा इंटू डी एक्स, होगा या नहीं, होगा ना। तो लैम्डा इज हाउ मच, लैम्डा इज क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। अब देखो ये dq क्या हो गया, dq लेने का फायदा ये हुआ कि तुम्हें अब एक पॉइंट चार्ज मिल गया, क्या मिल गया, पॉइंट चार्ज मिल गया। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है, कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कूलम्स लॉ को अप्लाई करके हम लोग निकाले E इक्वल्स एफ बाई क्यू नॉट, वो भी किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, रॉड का केस कंसीडर कर रहे हैं या सरफेस के लिए कंसीडर करेंगे या वॉल्यूम के लिए कंसीडर करेंगे, तो वो उन्हीं का एक्सटेंडेड पार्ट है, उन्हीं का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हमें कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या कंसीडर करना होगा, हर एक केस में पॉइंट चार्ज के कंसीडर करना होगा। क्यों पॉइंट चार्ज कंसीडर करना होगा, क्योंकि भाई उसी के लिए तो वैलिड है, जिसके लिए वैलिड है वो तो हमें लिखना पड़ेगा ना, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक छोटा सा चार्ज लिए dq, ठीक। अब देखो इस dq की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बताओ जरा कितना आएगा, ये आएगा dq इक्वल्स के dq अपॉन यहां से यहां तक का सेपरेशन x का स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज रखें क्या के dq कितना है, q बाई एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भाई वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, x है ना। तो देखो x चार्ज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चार्ज इस एंड से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, राइट। तो मतलब जो हमें लिखना होगा, लिमिट जो लिखना होगा, देखो x कहाँ से स्टार्ट होगा, r से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, r प्लस एल तक जाएगा। तो भाई लिमिट जो लिखेंगे हम लोग r से r प्लस एल तक लिखेंगे, r से r प्लस एल तक लिखेंगे, गॉट इट। अब देखो डी को इंटीग्रेट करो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, ई के क्यू बाई एल और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, क्या मिलेगा बताओ, -1 बाई एक्स मिलेगा, क्या आर टू आर प्लस एल, माइनस को बाहर ले लेते हैं पहले ही, के क्यू बाई एल। अब रखते हैं अपर लिमिट
1/r+l माइनस लोअर लिमिट 1/r। क्लियर है ये चीज? आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में -k⁴/l, राइट, एलसीएम ले लो, क्या मिलेगा तुम्हें सॉल्व करोगे तो r−l होल और नीचे क्या मिल जाएगा तुम्हें r+l। ठीक, देखो r और r कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से l बचेगा, ये l भी कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड मिला kq/r, r+l मिला। देखो, जो मेंस के बच्चे हैं उनके लिए डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूजफुल है, जो नीट के बच्चे हैं उनके लिए भी ये फॉर्मूला यूजफुल है, जो केवल डायरेक्टली फॉर्मूला यूजफुल है, लेकिन जो एडवांस जिसको देना है, जो एडवांस की जिसको तैयारी करना है, उसको प्रोसेस भी आना चाहिए, ये सारा पूरा प्रोसेस भी आना चाहिए। क्यों? यहाँ तो हम यूनिफॉर्म चार्ज लिए, मान लो चार्ज यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, तब फिर कैसे करेंगे? फिर तो इस फॉर्मूले से मेरा काम नहीं होगा ना। वहां पे हमें क्या करना होगा, जैसे ऐसा यहाँ पे किया कि एक छोटा सा चार्ज डेंसिटी चार्ज एलिमेंट लेंगे, उस चार्ज एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे जैसे यहाँ पे किया। क्लियर है यहाँ तक एकदम? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले इसके एप्लीकेशन पार्ट पे। अब देखो इसमें क्या था, इस वाले केस में क्या था, चार्ज हम लोग वन अलोंग द लेंथ ले रहे थे। मान लो अलोंग द लेंथ ना हो, तब क्या होगा? अलोंग द लेंथ ना हो, बल्कि सेकंड केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं? सेकंड, कि अलोंग द लेंथ नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो देख लेते हैं क्या होगा। जैसे सपोज करो ये एक रॉड फिक्स लेंथ का है और ये सारा होना चाहिए, प्रैक्टिस करो। ये यहाँ से देखने के बाद सारे लोग खुद से एक बार ही करने की कोशिश करना, बिना देखे। नहीं आए तो फिर देखना कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, वहां से हेल्प ले करके फिर से प्रैक्टिस करना, है ना। जब तक से बहुत प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक से क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। और ये सब एप्लीकेशन पार्ट है, एक तरीके से ये वन एंड पे जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स है। तो एक तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड भी सीख रहे हो, राइट। सिमिलरली देखो, ये सेम रॉड, चार्ज कितना है भाई, कैपिटल क्यू, लेंथ कितना है एल, और यहां से आर सेपरेशन पे देयर इज अ पॉइंट पी, जहां पे हम ये जानना चाहते हैं कि बताओ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो देखो क्या कर, अच्छा ये जो एंड्स है ना, ये एंड कुछ ऐसा है, दे आर मेकिंग सम एंगल, दिस एंड एंड दिस एंड, दे आर मेकिंग सम एंगल, ये सपोज करो θ2 है ना, और ये एंगल सपोज करो θ1 है। ये एंगल कितना? θ2, ये एंगल कितना? θ1। अब हम क्या जानना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P किसकी वजह से? ऑब्वियसली इस रॉड की वजह से। अब यदि हम निकालना चालू करें तो हमें सॉल्यूशन नहीं सीखना है, फिर से हमें क्या सीखना है बताओ? अप्रोच सीखना है। क्या सीखना है? अप्रोच सीखना है। तो अब एक बात बताओ, यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हम इस पूरे रॉड की वजह से यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे क्या KQ/r²? दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा पॉइंट चार्ज की वजह से यही तो होता था ना, क्या KQ/r², यही ना। तो ये हम इसको एज्यूम कर लें क्या कि पूरा का पूरा Q और यहाँ से R, और लिख दें KQ/r²। बताओ लिख सकते हैं क्या? दिमाग में बहुत लोगों के आएगा, ना ना ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये टोटल चार्ज Q इस पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो अब हमें क्या करना होगा? क्योंकि हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। यानी पहला मेरा टारगेट कहाँ पे जाएगा कि भाई हमें पॉइंट चार्ज लेना होगा। क्या लेना होगा? पॉइंट चार्ज लेना होगा। वो पॉइंट चार्ज हमें कहाँ पे मिलेगा? इसी रॉड पे ही मिलेगा। इसी रॉड पे ही हमें पॉइंट चार्ज को कंसीडर करना होगा। तो हम सोचेंगे अच्छा चलो ठीक है करते हैं। तो देखो एक तरीके से ये मेरा बेस लाइन है, ठीक। तो हम क्या करें, हमें
छोटा सा एलिमेंट्री चार्ज लेना होगा, राइट। तो क्या करें कि जैसे हम यहाँ से सपोज करो किसी x डिस्टेंस पे जाएं और dx का एक छोटा सा पार्ट ले लें, dx का एक छोटा सा पार्ट ले लें, तो इसमें चार्ज कितना होगा, dq होगा। क्या कितना होगा चार्ज, dq कंसीडर कर लें। अब देखो इस dq की वजह से पहले p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, अवे जाएगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, dE मिलेगा। dE का वैल्यू बता सकते हो क्या, बता सकते हैं भाई। ये यहां से यहां तक का सेपरेशन r, ये x, तो जरा ये बताओ कि ये वाला जो लेंथ मिलेगा वो तुम्हें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा r² प्लस x², नहीं। तो चलो dE का वैल्यू लिख दें, dE इज k dq अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, ये कितना है भाई, r² प्लस x², r² प्लस x²। अब एक बात बताओ, क्या हम इस dq का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या हम इस dq का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, अभी जस्ट पीछे लिखा, कितना आएगा dq आएगा q अपॉन l इंटू dx, यही तो आएगा dq का वैल्यू। हाँ, अब देखो यहाँ ला करके रख दें तो dE तुम्हें क्या मिलेगा बताओ, dE आ जाएगा k q बाई l dx अपॉन r² प्लस x²। क्या ये ठीक है। अब देखो, अब आगे थोड़ा गौर करना, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना, dq और p को मीट कराने के लिए ये वाला एंगल सपोज करो थीटा है, कितना है ये एंगल, थीटा, ठीक। अब इसको हम आगे एक्सटेंड कर दें। अब देखो ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा ही तो होगा, थीटा होगा ना। अब इस डी का दो कंपोनेंट मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, इस डी का दो कंपोनेंट मिलेगा ना। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, डी कॉस थीटा, और जो दूसरी तरफ कंपोनेंट जा रहा है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको क्या लिखेंगे, डी साइन थीटा। कंपोनेंट तो समझ रहे होगे तुम लोग, भाई ये वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाता है उसके डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाता है, कॉस का कंपोनेंट, हो गया। दूसरे के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट जाता है, साइन का कंपोनेंट, वो भी गया, ठीक है। तो चलो एक काम करें, क्या इसको हम एज्यूम कर लें एक्स एक्सिस और इसको हम एज्यूम कर लें वाई एक्सिस, एक्स और वाई एज्यूम कर लें, ठीक। अब देखो जो हमें डी ई एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, डी ई एक्स जो तुम्हें मिलेगा, ये डी ई एक्स क्या होगा, दिस इज डी ई कॉस थीटा, क्या यही होगा ना, डी ई कॉस थीटा। डी ई कितना, डी ई कितना, ये है ना, रख दें क्या यहाँ पे, क्या मिलेगा देखो, के क्यू अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन r² प्लस x² इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तब देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, x है, थीटा भी वेरिएबल है, यानी कि यहाँ पे दो दो वेरिएबल आ गए। अब मालूम तुम में से कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा 11th में इंटीग्रेशन, याद आया, बहुत परेशान करता था क्या इंटीग्रेशन तुम लोगों को, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, स्पेशली नीट वाले बच्चों को तो बहुत परेशान करता होगा। लेकिन यहाँ पे नीट वाले बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तुम्हें याद रखना है। बट जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पूरा प्रोसेस भी समझना है और अच्छे से जानना है, राइट, क्योंकि उनके लिए ये एप्लीकेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ इसमें वेरी करा करके उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जरा याद करो इंटीग्रेशन वाला पार्ट। इंटीग्रेशन में तुम लोग एक चीज सीखे होगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, मे बी कि अच्छे से किया हो। अच्छा, ये जो मैथ्स है ना, मैथ्स वाला पार्ट, ये बेसिकली 12th में आता है इंटीग्रेशन, वहां पे तुम इंटीग्रेशन के सारे जितने भी टाइप्स हैं वो पढ़ते हो, वहीं पर है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कि ये जो इंटीग्रेशन हमें लेना है, ये के क्यू, देखो यहाँ पे dx भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, dx भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो क्या करें भाई,
हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। देखो, अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान देना है। क्या देना है हमें? ध्यान से सीखना है। देखो कैसे करेंगे। देखो, हमें ना ऊपर dx है और नीचे x है, ठीक? तो हमें किसी भी तरीके से इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ऐसे में सब्स्टिट्यूट करना होगा जिससे ना वो कुछ एंगल के टर्म में आ जाए, थीटा के टर्म में आ जाए, ठीक है? तो मैंने क्या एज्यूम किया कि लेट x इक्वल्स r tan थीटा, x इक्वल्स r tan थीटा। अच्छा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ क्या मिल जाएगा तुम्हें? dx इक्वल्स r tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? तो ये देखो क्या मिल जाएगा तुम्हें, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक? अब ये सारा वैल्यूज यहाँ पे ला करके सब्स्टिट्यूट करो तो देखो तुम्हें नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या मिलने जा रहा है। देखो, ये तुम्हें मिल जाएगा डी ई एक्स इक्वल्स के क्यू बाई एल। ध्यान से रखना, डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। नहीं तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ भी गलत हुआ तो फिर खोजते रह जाओगे कि गलती किया कहाँ, है ना? और उसको खोजने में ही बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी हम लोगों से भी ऐसा गलती हो जाता है, बहुत टाइम तक खोजना पड़ता है, यार कहाँ मिस्टेक कर दिए, कहाँ मिस्टेक कर दिए। अब देखो, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या मिल जाएगा? आर स्क्वायर। और बताओ क्या लिखें? डी एक्स का वैल्यू ये है ना, आर स्क्वायर सेक, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा, राइट? देखो थोड़ा गड़बड़ होने लगा था यहाँ पे। और ये क्या है? कॉस थीटा, ठीक? नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, के क्यू बाई एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे हम यदि हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है ना? तो यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा डी कॉस थीटा, है ना? तो अब देखो, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, एक आर भी कैंसल, तो तुम्हें क्या मिल गया? ये मिला तुम्हें के क्यू अपॉन अपॉन एल, है ना? इंटू आर भी लिख दो, और कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का लिमिट थोड़ा ऊपर देखते हैं, अच्छे से देख लेंगे कि देख लें एक बारी हम कि भाई लिमिट कहाँ से कहाँ लेकर के जाएं। देखो, लिमिट कहाँ से कहाँ लेकर के जाएं। देखो, ये हमारा रेफरेंस लाइन, ये हमारा रेफरेंस लाइन, आराम से देखना, ये हमारा रेफरेंस लाइन है ना? इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ये थीटा है और ये थीटा 2 है। तो देखो, यदि ऊपर वाला एंगल यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे का एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना? यानी देखो, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां ले आएगा? माइनस थीटा 2 से थीटा 2 1 तक। बहुत लोगों को नहीं चमका होगा। फिर से भाई, ये मेरा रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन के हम ऊपर भी जा रहे हैं। देखो यहां पे एक बार और क्लियर कर देते हैं। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ये एंगल कितना है? थीटा 1। ये एंगल कितना है? थीटा 2, राइट? तो देखो, एक तो इस रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रहे होंगे एंगल लेने के लिए, और दूसरा नीचे जा रहे हैं एंगल लेने के लिए, ठीक? तो देखो, यदि ये वाला एंगल हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? यदि ये थीटा 1 पॉजिटिव है तो ये थीटा 2 नेगेटिव, मतलब माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक इसका हम लोग क्या लेंगे? लिमिट कंसीडर करेंगे। चलो रख देते हैं लिमिट अब हम लोग इसका। ओए आजा, कहाँ भाग गया? तो देखो, ये माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक इसका लिमिट हो गया। तो भाई इसको इंटीग्रेट करें तो ई एक्स इक्वल्स के क्यू बाई आर एल, है ना? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा होता है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा माइनस साइन थीटा, ना ना, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन थीटा होगा। तो ये आ जाएगा, तुम्हें क्या मिलेगा? साइन थीटा डी थीटा, ठीक है? अब सॉरी, डी थीटा तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो इंटीग्रेशन नहीं मिल गया तुम्हें। तो देखो,
ये क्या मिला तुम्हें, -θ2 से θ1 तक। तो वैल्यूज रखो KQ/RL, KQ/RL, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो EX बिकम्स व्हाट, EX की वैल्यू की यदि हम बात करें तो EX तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा KQ/R इंटू L साइन θ1 प्लस साइन θ2। सो दिस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ EX। मेंस वालों और नीट वालों बच्चों तुम्हें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है, लेकिन एडवांस के प्रिपरेशन के लिए हमें पूरे स्टेप से मतलब है, राइट। ये हमें क्या मिला, एक्स कंपोनेंट। अब हमें क्या निकालना है, वाई कंपोनेंट। चलो वाई कंपोनेंट भी निकालते हैं, आओ देखते हैं। थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं इसमें, बट करना तो पड़ेगा, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। क्वालिफाई करना है तो करना ही होगा, चलो करते हैं। करना क्वालिफाई तो तुम्हें है, लेकिन चलो हम भी करते हैं साथ में। ये और नेक्स्ट है ये पॉइंट P, जहाँ पे हमें निकालना है, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी देखे थे क्या था भाई, यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और dx का एक छोटा सा पार्ट लिए थे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा था, राइट। अब इसका ये कंपोनेंट, ये कितना था, DE sin थीटा, है ना, एंड दिस एंगल इज हाउ मच, थीटा। ठीक है, अब रखते हैं यहाँ पे वैल्यूज हम लोग। डी का वैल्यू भी हमें पता ही है, DE कितना था, ऊपर लिख चुके हैं, दैट इज K, है ना, DQ अपॉन इसका स्क्वायर, यानी R² प्लस X², ठीक है ना, क्योंकि ये रूट है। ये तो आ गया DE का वैल्यू, DQ का वैल्यू रख दें, तो DQ का वैल्यू रखोगे क्या मिल जाएगा, Q/L इंटू DX, तो Q ये हो गया अपॉन L R² प्लस X², इज इट। अब आगे देखो, DEY क्या मिलेगा, DE साइन थीटा, नहीं, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। DE कितना है, DE है KQ DX अपॉन L R² प्लस X² इंटू साइन थीटा, राइट। और इसको क्या करें बच्चे लोग, इंटीग्रेट करें क्या, इंटीग्रेशन का लिमिट अब बताओ कितना होगा, पीछे की जगह जैसा -θ2 से θ1 तक, है ना। तो अगेन अब देखो यहाँ क्या कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगेन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। जैसे हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में किए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करके, वैसे यहाँ पे भी हमें करना होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो अगेन देखो यहाँ पे क्या होगा, आर का वैल्यू एक्स कंसीडर कर लो, लेट एक्स इक्वल्स आर tan थीटा। तो dx क्या मिलेगा तुम्हें, dx मिल जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे ला करके रखो सारा, तो y इक्वल्स, इसको इंटीग्रेट कर दें, नॉट y, एक्चुअली दिस इज EY, नहीं, बोर्ड थोड़ा नीचे लाओ, हाँ अब ठीक है, रखें। तो EY क्या मिल जाएगा, KQ/R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल अपॉन L R² को बाहर कॉमन ले लो, फिर से क्या मिलेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या साइन थीटा। तो देखो ये कैंसिल, तो तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलने जा रहा है, मिलने जा रहा है KQ/L इंटू आर साइन थीटा डी थीटा। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन -θ2 से θ1 तक, यही होगा ना। तो देखो EY इक्वल्स KQ/L इंटू आर, है ना, और साइन थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थीटा। दिमाग में तुरंत आएगा माइनस कॉस थीटा, ना ना, कॉस थीटा, कॉस थीटा -θ2 से θ1 तक, ठीक है। चलो आगे सॉल्व करें इसको।
क्या मिल जाएगा ये के क्यू अपॉन एल आर। अपर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट बताओ बताओ, कॉस थीटा 1 होगा क्या, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा 2 होगा, है ना। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से तुम्हें ई बाई क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन एल इंटू आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये तुम्हें मिल गया क्या, ई बाई का वैल्यू। तो अब देखो इसका ना, यदि ये चीज़ हमें याद है तो इसका बहुत सारा एप्लीकेशन पार्ट भी हम कर लेंगे, कैसे अभी करके दिखाते हैं। तो देखो क्या क्या मिला हमें, दो कंपोनेंट मिला हमें, कितने कंपोनेंट्स मिले, दो कंपोनेंट्स मिले, राइट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट मिला, राइट, है ना। एक ई एक्स मिला और दूसरा में ई वाई मिला। तो भाई ई एक्स का वैल्यू हम लोग जस्ट ऊपर निकाले, कितना है ये, के क्यू अपॉन एल आर, कितना आ रहा था, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ रहा था, नहीं। और ये जो ई वाई आया, ये थीटा 2 है ना, ई वाई जो आया ये कितना है, के क्यू अपॉन एल आर, है ना, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, करेक्ट। देखो कई जगह पे ऐसा भी होता है ना कि चार्ज ना दे करके चार्ज डेंसिटी ही दे दे, तो चार्ज डेंसिटी दे देगा तो सिंपली हम क्या ले लेंगे, क्यू बाई एल का की जगह हम क्या रख देंगे, लैम्डा रख देंगे। जैसे इसी को हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे, के लैम्डा बाई आर। मान लो चार्ज डेंसिटी दे रखा है, चार्ज नहीं दिया बल्कि क्या दे रखा है, चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल का वैल्यू क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या मिल जाएगा, लैम्डा। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट। इसका हम लोग काफी सारा यूज भी करेंगे, अभी करके दिखाते हैं। देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट, यहाँ पे ई एक्स का वैल्यू ये है, राइट, हम लोग निकाले इसको, है ना, और ई वाई का वैल्यू ये निकाले, राइट। अब देखो मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ना। यदि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब क्या है इनफाइनाइट लेंथ कहने का, सर पहले ये तो बताओ। ये देखो ये पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं, है ना। इनफाइनाइट लेंथ कहने का मतलब क्या है कि ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो एक चीज, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है बच्चों, 90 डिग्री तक। सिमिलरली ये नीचे की तरफ जाएगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 90 डिग्री तक, है ना। तो फॉर यानी एक तरीके से उसका देखो इसका याद रखने का तरीका क्या है, इसका याद रखने का फायदा क्या है हमें, कि देखो एक तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकालना हो तो फिर से वही करंट एलिमेंट लेंगे और करंट एलिमेंट से ले करके फिर उसको इंटीग्रेट कर दो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। एक तो वो तरीका हो गया हमारा बेसिक तरीका, राइट। दूसरा क्या है कि यदि हमें ये अपना बेसिक फॉर्मूला ये दोनों याद है तो हम इसको डायरेक्टली यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है ये चीज। थर्ड हम लोग इसका एक एप्लीकेशन पार्ट और भी सीखेंगे गॉसेस थ्योरम में, तो उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो जो हम लोग सीख रहे हैं उसकी बात करें। तो देखो फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, थीटा 1 इक्वल्स थीटा 2 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा क्या, थीटा 1 इक्वल्स थीटा 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा क्या। अब ई एक्स कितना होगा बताओ, यहां रख दो। तो के अभी हम लैम्डा के केस में ही ले ले रहे हैं, राइट, लैम्डा सपोज कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी दे रखा है आर। अब यहां पे देखो साइन 90 प्लस साइन 90, ये कितना हो गया, 1 + 1 2 आया क्या, तो ये कितना मिल जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर, है ना। और ई वाई कितना मिलेगा, थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 90 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए, राइट, कैंसिल हो गया ना। तो ये चीज तुम्हें क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, यानी y का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही कंपोनेंट रहेगा। कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कौन सा कंपोनेंट रहेगा, x एक्सिस के अलॉन्ग वाला, ठीक है। अब देखो ये तो इनफाइनाइट लेंथ का था, मान लो इनफाइनाइट लेंथ की जगह हम सेमी इनफाइनाइट कंसीडर कर लें, है ना, सेमी इनफाइनाइट कंसीडर कर लें। सेमी इनफाइनाइट यदि कंसीडर करें
तो उस केस में देखो क्या होगा, मतलब एक यहाँ पे, यानी एक तरीके से बोलो तो ये ऊपर चला गया, राइट। यानी ये जो थीटा वन है, ये थीटा वन कितना हो जाएगा बताओ, थीटा वन बिकम्स 90 डिग्री, राइट। और ये जो थीटा टू है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो थीटा टू बिकम्स हाउ मच, 0 डिग्री, राइट। तो देखो ई एक्स कितना, के लैम्डा बाई आर, अब वैल्यूज रखें, साइन 90 डिग्री प्लस प्लस कॉस जीरो, यही होगा ना, साइन 90 डिग्री, सॉरी कॉस 90 डिग्री, ठीक, नहीं नहीं नहीं, कॉस 0 डिग्री, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा तुम्हें, के लैम्डा इंटू आर, साइन 90 कितना है भाई, 1, ठीक है। एंड कॉस जीरो कितना होगा, कॉस जीरो भी 1, यानी ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर मिलेगा क्या, ठीक है। सिमिलरली यदि हम ई वाई का वैल्यू निकालें तो ई वाई क्या मिल जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो देखो ये तो जीरो है, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, ये कितना होता है, सॉरी यार ये देखो मुझे लग रहा था मैंने कुछ गलत किया, ये है ना, ये साइन जीरो है ना, साइन जीरो है ना, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही मिलेगा, है ना। बेसिकली इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दें, ये देखो ये तुम्हें मिलेगा साइन 90 साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, कॉस 90 जीरो, कॉस जीरो 1, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हें, माइनस के लैम्डा बाई आर, क्योंकि y जो कंपोनेंट है वो सिर्फ डाउनवर्ड होगा, यही होगा ना, एक तो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट मिलेगा, दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट मिल जाएगा, तो ये x ई एक्स है और ये क्या है, ई वाई है, ठीक है। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन पार्ट आया। एक और एप्लीकेशन पार्ट तुम्हें दिखाते हैं, यदि फिक्स लेंथ का है और बिल्कुल मिड में है ये पॉइंट, तब क्या होगा, कहने का मतलब देखो, कहने का क्या मतलब है कि ये चार्ज डेंसिटी इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज लैम्डा, ये आर, और इस पॉइंट पे हम ये निकालना चाहते हैं। तो अब देखो ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल, ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नहीं, अच्छा ये कितना है, आर है, तो अब देखो ई एक्स क्या मिलेगा तुम्हें, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या मिलेगा बच्चे लोग, 2 साइन थीटा हो जाएगा क्या, तो देखो 2k लैम्डा बाई आर, और साइन थीटा की बात करें तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का सपोज करो लेंथ कितना हो जाएगा पता ही है ना, ये कितना मिलेगा तुम्हें, l/2 मिल जाएगा, टोटल लेंथ यदि l है तो ये कितना मिलेगा तुम्हें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, करेक्ट। अब देखो यहाँ रख दो, तो साइन थीटा, चलो अभी हम साइन थीटा के टर्म में रख देते हैं, बाद में वैल्यूज रखेंगे। सिमिलरली ई वाई क्या होगा बताओ, ई वाई हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, नहीं, कॉस जीरो, सॉरी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि यहाँ पे कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कितना होगा, इतना होगा। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, बताओ कितना होगा साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी तुम्हें क्या मिलेगा, l/2 अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा। तो ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ई एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी ये रॉड के केस के लिए निकाले, अब हम लोग रॉड के बाद शेप को चेंज करते हैं, कौन सा शेप हम लोग लेते हैं, सर्कुलर के लिए लेते हैं, कोई आर्क के लिए लेते हैं, है ना। अच्छा सर्कुलर में भी डिफरेंट डिफरेंट लेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो देखो उसमें काफी सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिलने वाले हैं, चलो देखते हैं उसके बारे में।